अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। बरगद वाली कोठी पार्ट 2। इस अनजान लड़की की बात सुनते ही अवंतिका को जैसे चक्कर आने लगते हैं। वो घबराहट में अपने पिता की ओर देखती है, जिनके माथे पे पसीना ही पसीना है। पापा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? इतने सारे अनसुलझे रहस्यों के जाल में फंसी अवंतिका की आवाज अचानक से भारी होने लगती है और आंखों में खून बढ़ने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ और नानी कहाँ हैं? हाँ? अवंतिका में ये अजीब सा बदलाव देख के पॉल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो आगे का कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो दूसरी लड़की अवंतिका के कंधे पे अपना हाथ रखती है और अवंतिका अगले ही पल शांत हो जाती है। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यहाँ की हालत देख के तुम्हें लगता है कि इस खंडर में कोई एक पल भी रुक सकता है? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की पॉल को एक मुस्कान देके पीछे मुड़ के चलने लगती है। वैसे मेरा नाम मीनू है और मेरे पिताजी इस कोठी के चौकीदार हैं। आज वो नहीं आ पाए तो मैं आ गई। कमाल है, लोग तो कहते हैं कि ये जंगल भूतिया है, फिर तुम अकेले यहाँ? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? जंगल की अपनी आवाजें होती हैं, जिनसे अक्सर यहाँ के लोग डर जाते हैं। मैं तो यहाँ बचपन से आ रही हूँ, मुझे तो आज तक इन चमगादड़ों के सिवा कोई नहीं दिखा। हाँ, जंगल से कभी कभी कुछ अजीब चीखने की आवाजें जरूर आती हैं। हो सकता है वो कोई भूखा जानवर हो। अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो गांव वाले यहाँ आने से डरते क्यों हैं? यहाँ के सभी गांव के लोग अनपढ़ हैं, जिसने जो कह दिया उसे ही सच मान लेते हैं। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये घर मेरी नानी का है और कुछ दिन पहले मेरी माँ उनसे मिलने यहाँ आई थी। मुझे उनका कॉल आया था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कुछ हफ्ते पहले कोई औरत लंदन से आई थी। उसने कई टैक्सी वालों से यहाँ आने के लिए कहा, पर सभी ने उसे मना कर दिया। वो जरूर जानवी ही होगी। फिर वो कहाँ गई? मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अकेले ही जंगल के लिए निकल पड़ी थी, पर वो यहाँ नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ? अगर जानवी यहाँ नहीं आई तो हमें कॉल किसने किया? और वो गई तो गई कहाँ? इतने सारे अधूरे सवालों के जाल में अवंतिका इस तरह फंस जाती है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। अवंतिका इधर उधर देखने लगती है। अवंतिका को कोठी की दीवारें अजीब सी महसूस होती हैं। सभी दीवारों पे बरगद की जड़ों का जाल सा फैला होता है। पापा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। अवंतिका जैसे ही कोठी से बाहर जाने के लिए उठती है, तभी मीनू उसे रोक लेती है। इस वक्त अगर तुम उन्हें जंगल में ढूंढने जाओगी तो कहीं तुम भी ना खो जाओ। सुबह तक का इंतजार करो, मेरे बाबा भी आ जाएंगे। उन्हें यहाँ के बारे में सब पता है। पर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे अभी जाना होगा। अगर उन्हें कुछ होना होगा तो कब का हो चुका होगा, पर इस वक्त अगर तुम निकलोगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी सही सलामत वापस आ जाओगी। मीनू सही कह रही है।
हम अभी कोई और रिस्क नहीं ले सकते अवंतिका। आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाती हूँ। तीनों लोग एक पुराने से कमरे में हैं, जहां एक बिस्तर और कंबल पड़े हैं। मीनू वहां टेबल पे रखी लालटेन को जलाती है और अगले ही पल कमरे में रोशनी हो जाती है। इस कमरे में मेरे पापा सोते हैं। आज की रात आप यहाँ बिताइए, कल सुबह से आप अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। मीनू, यहाँ ये इतनी गंदी बदबू कैसे है, जैसे कोई मांस सड़ गया हो। अरे साहब, इतने सालों से ये कोठी बंद पड़ी थी और इन बरगद की जड़ों की वजह से यहाँ काफी सीलन भी हो गई है। वैसे अब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इतना बोलकर मीनू वहां से चली जाती है। पॉल जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे नींद के चक्कर आने लगते हैं और वो अगले ही मिनट सो जाता है। अरे पापा तो सो भी गए। आखिर इतनी अजीब जगह पर कौन सो सकता है? ना जाने माँ कहाँ होंगी। यहाँ ना कोई गाड़ी है, ना ही कोई नेटवर्क। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अपने बिस्तर पर लेटी अवंतिका करवट पर करवट लिए जा रही थी, पर नींद जैसे उससे कोसों दूर थी। तभी कोठी की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे दीवार के पीछे से कुछ रेंगता हुआ जा रहा हो। अवंतिका अब किसी और आश्चर्य के लिए तैयार नहीं थी। तभी अवंतिका को उसे पुकारने की आवाज आती है। अवंतिका। अवंतिका आवाज सुनते ही झटके से उठ बैठती है। तभी उसे एहसास होता है कि सामने दरवाजे पर कोई औरत खड़ी है, जो लाल आंखों से अवंतिका को घूर रही है। उसके पैरों की जगह बरगद की जड़ें निकलती देख अवंतिका की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। अवंतिका कुछ भी समझ पाती उससे पहले वो औरत वहां से गायब हो जाती है। कौन है? मीनू, तुम हो क्या? अब और कोई राज नहीं, मैं खुद ही जाकर पता लगाती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। अवंतिका अपने पिता को वहीं सोता छोड़ के जल्दबाजी में लालटेन उठाकर उसी समय उस साए के पीछे निकल जाती है। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। कौन है? मीनू, तुम हो क्या? घबराते हुए अवंतिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अवंतिका को इस बात का एहसास भी नहीं था कि सूखी पड़ी बेलें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही हैं। तभी अवंतिका एक कमरे के आगे रुक जाती है। हाँ? ये किसका कमरा है? अवंतिका असमंजस में जैसे वहीं जम सी जाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अवंतिका को अपनी नानी की आवाज अंदर बुलाती है। अवंतिका। हाँ, ये तो वही आवाज है। अवंतिका जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी, वो अपने आप ही कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर का माहौल अवंतिका की उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। कुछ ही सेकंड में कमरे का तापमान गिर जाता है और धुंध बढ़ने लगती है। अरे बाप रे बाप, यहाँ एकदम से इतनी ठंड कैसे हो गई? यहाँ हो क्या रहा है? इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। अवंतिका लालटेन की लौ को तेज करती है और कमरे में हल्की हल्की रोशनी होते ही अपने सामने का नजारा देख के वो जैसे खौफ में जम जाती है। दीवार पे बरगद की जड़ों का जाल था, जो किसी सांप की तरह हिल रहे थे। इससे पहले अवंतिका इस चीज को समझ पाती, उसे उन जड़ों में फंसी अपनी माँ जानवी दिखती है, जो इन जड़ों में गायब हो रही है। अपनी माँ को इस हालत में देख के वो जोरों से चिल्ला उठती है। अपनी माँ को जिंदा देख अवंतिका बौखला जाती है और अपने पिता को बुलाने के लिए वो जैसे ही मुड़ती है, उसे वहां मीनू एक जिंदा लाश की तरह खड़ी घूर रही होती है।
दीवारों पे बरगद की जड़ें चारों तरफ अवंतिका की ओर बढ़ने लगती है। ये देख जैसे अवंतिका की धड़कनें ही रुक गईं। मीनू, तू ऐसे क्यों खड़ी है? और ये सब क्या हो रहा है? हाँ? आखिरकार मेरी बच्ची तू आ ही गई। कौन हो तुम? और मेरी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तूने मुझे पहचाना नहीं मेरी बच्ची? मैं तेरी नानी हूँ। ये सुनते ही अवंतिका का चेहरा जैसे सफेद पड़ जाता है और अगले ही पल मीनू अपने असली रूप में आ जाती है। एक पतली सी बूढ़ी औरत जिसके बालों और साड़ी से बरगद की जड़ें निकल रही थी। उसकी लाल आंखों में देखते ही अवंतिका कांपने लगती है कि तभी नानी? तुम मेरी कोई नानी नहीं हो, तुम तो कोई... तेरी माँ ने तुझे मुझसे दूर रख के बहुत बड़ी गलती की है। देख, आज तू अपनी नानी और इस विरासत को भी नहीं पहचान रही है। विरासत? ये बरगद का जंगल, ये सब तेरी विरासत है। तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया और किसी फिरंगी के साथ भाग गई। बोलती थी कि ये जंगल उसे पसंद नहीं था। अवंतिका की नानी उसे बताती है कि इस जंगल के फलने फूलने के लिए यहाँ के बरगद के पेड़ गांव वालों को अपनी खुराक बनाते थे। अवंतिका ये जानकर हैरान रह जाती है कि उसकी माँ गांव के मर्दों को बहला फुसलाकर इस जंगल में ले आती थी और यहाँ के बरगद के पेड़ उन्हें अपनी खुराक बना लेते थे, जिसकी वजह से उसकी नानी और इस जंगल को ताकत मिलती थी। तो इसका मतलब माँ सच कह रही थी? हाँ? ये सच है कि तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया और वो ये देश छोड़कर भाग गई। अवंतिका, तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तेरी नानी कब से भूखी है। और अब नहीं, तेरी माँ का अधूरा काम अब से तू पूरा करेगी। अपनी बूढ़ी नानी को खाना खिलाएगी ना? बोल। हाँ? ये सब सुनकर अवंतिका अपने होश खो बैठी थी। अवंतिका ये समझ चुकी थी कि फोन कॉल से लेकर कांडे ड्राइवर का उन्हें यहाँ तक लाना सब इसी बरगद वाली डायन का ही काम है। इसे ऐसे हराना नामुमकिन होगा। मुझे किसी तरह से इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। अवंतिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अवंतिका की नजर उसकी नानी की कमर पे बंधी एक पोटली पे जाती है, जिसको बार बार बरगद की जड़ें पकड़ने की कोशिश कर रही है। हो ना हो, ये जरूर उन्हीं बीजों की पोटली होगी। अगर एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। अवंतिका उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और मौका देख के वो बीजों वाली पोटली को छीन लेती है। पोटली को पकड़ते ही अवंतिका सारे बीजों को जमीन पे फेंक के लालटेन उस पे तोड़ देती है और देखते ही देखते बरगद की जड़ें और नानी धू धू करके जलने लगते हैं। ये तूने क्या किया? देख, अब मैं वापस आऊंगी। मैं फिर से वापस आऊंगी। बीजों के जलते ही जानवी भी जड़ों से छूट जाती है और पूरी कोठी वापस जमीन में दबने लगती है। वहीं पॉल अपने कमरे से भागता हुआ आता है और अवंतिका अपनी माँ और बाप को लेके उस कोठी से बाहर भाग जाती है। पूरे के पूरे जंगल से जैसे चीखने की आवाजें आने लगती हैं और सभी बरगद के पेड़ फिर से उसी जमीन में समा जाते हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अगर तू ना होती तो शायद मैं कभी भी वापस ना आ पाती। जानवी, मुझे माफ करना। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब एक कहानी है, पर मैं गलत था। अच्छा हुआ सब फिर से पहले जैसा हो गया। इस खौफनाक जंगल को नष्ट करने के बाद तीनों लोग वापस अपने घर लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस हादसे का जिक्र वो कभी भी किसी से नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम। डी मार्क ऑर्थोबाम।